इससे संबंधित क्वेश्चन, तो मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है, 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है। यदि जब पूछ दे, इस टाइप के एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार श्वास लेता है, तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है, स्वस्थ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। यह भी कम इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट में जब धड़कन की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट, और श्वसन की बात करें तो 16 से 18 मिनट पर 16 से 18 बार जो है पर मिनट होता है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यदि जब वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो हड्डियों की कुल संख्या लगभग 206 या 207 होता है, वयस्क मनुष्य में यह होता है, वयस्क मनुष्य में। लेकिन बच्चा में बात की जाए, बच्चा में तो 300 प्लस हड्डियां होती है, बच्चा में जो है 300 प्लस हड्डी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य के बच्चा में कितनी लगभग हड्डियां पाई जाती है, तो यह 300 प्लस हड्डी होता है, और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है, इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नोट कर लेना इसे भी। तीसरा प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो हम मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 हो जाएगा, 639 हमारे शरीर में मांसपेशियां है। मांसपेशिया से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी है? तो सबसे मजबूत मांसपेशिया की बात करें तो वो है जबड़ा के, जबड़ा की मांसपेशिया सबसे मजबूत होता है। जबड़ा का मांसपेशिया, जबड़ा का मांसपेशिया सबसे मजबूत मांसपेशिया होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशिया होता है जबड़ा के मांसपेशिया। ये क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। सब टोटल मांसपेशिया की बात करें तो 639 सबसे मजबूत होता है जबड़ा की मांसपेशिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? भोजन से पाचन के क्वेश्चन है, भोजन से पाचन। तो भोजन का पाचन, भोजन के पाचन से संबंधित पाचन आहार नाल का क्वेश्चन है। तो शुरू होता है मुख गुहा से, शुरू होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से, और पूर्णतः यदि जब पूछ दे मनुष्य के शरीर में जो पाचन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो पूर्णतः पाचन आपके छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और भोजन का अवशोषण ये हुआ पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन। यदि जब पूछ दे भोजन का जल का अवशोषण, जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब बड़ी आंत में होता है। जल के अवशोषण की बात करें तो बड़ी आंत में होता है। ये आहार नाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ सकता है मनुष्य के कुल मुख गुहा में कितनी दांत होती है, तो ये भी 32 दांत होती है, ये भी याद रख लेना है। तो भोजन के पाचन से सारे इंपोर्टेंट प्रश्न, भोजन के पाचन शुरू होता है मुख गुहा से, और पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, जल का शोषण बड़े आंत में, और रेक्टम में जाकर के, अंतिम में रेक्टम में जाकर के भोजन जो है संचित हो जाता है, रेक्टम में जाकर के भोजन संचित हो जाता है, रेक्टम में जाकर भोजन संचित हो जाता है। पांचवा प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन जल के अवशोषण की बात करें तो जल के अवशोषण आपके बड़ी आंत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त स्रावित होता है यकृत से, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो पित्त स्रावित यकृत से होता है। यकृत से एक और क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत होता है। पूछता है यकृत से क्वेश्चन कि मछली के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। इसे भी नोट कर लेना। शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि कौन है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा अंग पूछ दे तो हम क्या करेंगे? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कहे तब क्या होगा? सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ अंग और
जो ग्रंथि है दोनों में अंतर है। सबसे बड़ा ग्रंथि का है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि हो जाएगा आपका यकृत, लीवर। और सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पूछता है मछली के यकृत में कौन से विटामिन संचित होता है, तो उसमें विटामिन ए पाई जाती है, इसे भी नोट कर लेना है। 7वां क्वेश्चन है विटामिन ए संचित रहता है यकृत में रहता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पूछता है। सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन कौन नाम से जाने जाते हैं, ये पहले मैं बता देता हूँ। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यह शरीर के, मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर के। और इसका अन्य नाम है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। यह जो है सभी ग्रंथियों का संचालन करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियां पाई जाती है, तो पसलियां कितनी पाई जाती है, जिसे हम लोग छप्पर देते हैं तो छप्पर में पसलर ऐसे सहारा देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में पसलर है एक तरह से पसलिया। तो पसलिया की कुल संख्या है 12 जोड़ी है, यानी 12 जोड़ी में पूछ दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल संख्या हो जाएगा हमारा जो है 24 हो जाएगा। टोटल संख्या की बात करें तो टोटल पसली कितना है, तो हम लोग के शरीर में जो है टोटल के टोटल 24 पसली है, जिससे आप पसली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है सहारा देने का काम करता है हम लोगों के बॉडी और स्ट्रक्चर को। टोटल पसलिया की संख्या करें तो 24 हो जाएगा। पूछता है खोपड़ी में कितना हड्डी होता है। हड्डी तो टोटल 206 लगभग होता है, लेकिन खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। कान में कितना हड्डी होता है, तो एक कान में हमारा जो है 6 हड्डी होता है। पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो वह है अस्टेपीज। अस्टेपीज जो कान की हड्डी है, अस्टेपीज जो कान की हड्डी है। और सबसे मजबूत हड्डी जो है हमारे जांघ की, सबसे मजबूत की बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी हमारे जांघ की हड्डी है, जिसका नाम है फीमर। सबसे मजबूत हड्डी हमारा जो है जांघ की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान है का है, और कान के जो हड्डी होता है वो सबसे मुलायम होता है। और हमारे एक कान में 6 हड्डी तो दोनों कान में 12 हड्डी। खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में हमारा जो है 8 हड्डी होता है। 14 चेहरा में 14 हड्डी होता है, ये भी नोट कर लेना है। चेहरा में 14 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी होता है। ये सभी के सभी प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, तो लार में आपका जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है लार से भी, टाइलिन एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो होता है टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन को चबाने में मदद कौन करता है। भोजन को चबाने में मदद कौन करता है, तो भोजन को चबाने में मदद हमारा जो है लार करता है। भोजन को चबाने में मदद हमारा जो है लार करता है। और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसी का हम लोग जो है टाइलिन एंजाइम कहते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को हम लोग टाइलिन एंजाइम कहेंगे। और यह भोजन को चबाने में मदद करता है। जिस प्रकार कोई आटा गूंथना है तो बिना पानी के हम नहीं गूंथ सकते हैं, उसी प्रकार से यदि जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो बिना हम लार को चबा नहीं सकते हैं। तो लार को चबाने के लिए हमारा जो है लार बहुत काम करता है। अगला लिंग निर्धारण होता है। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है लिंग से संबंधित। लिंग निर्धारण कौन होता है, तो पहले हम क्रोमोसोम बताते हैं। मनुष्य में जो है मनुष्य में क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल के टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है। जोड़ी में है तो फुट फुट के पूछेगा तब 46 हो जाएगा। टोटल क्रोमोसोम की संख्या हमारा जो है 46 हो जाएगा। टोटल के टोटल 46 क्रोमोसोम हमारा, क्रोमोसोम बोलिए या फिर गुणसूत्र बोलिए। टोटल के टोटल हम लोग के पास 46 गुणसूत्र है। सबसे ज्यादा मक्का में होता है, ये भी याद कर लेना है। लिंग टोटल 23 जोड़ी होते हैं और टोटल के टोटल 46 जो हमारा क्रोमोसोम होता है। अब लिंग निर्धारण एक पुरुष और महिला में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, पुरुष और महिला। पुरुष में पाया जाता है एक्स और वाई दोनों, और महिला में केवल पाई जाती है एक्स और एक्स। पुरुष में एक्स और वाई दोनों पाई जाती है और महिला में केवल पाया जाता है एक्स
और जब दो गो एक से मिलता है तब ये भी जान लीजिए, जब दो गो एक से मिलता है तो यहाँ पे बेटी पैदा होगा, और एक मान लीजिए यहाँ से एक आया और यहाँ एक से मिला संयोग से तो बेटी हो जाएगा, और यहाँ से बाई और यहाँ से एक से मिला बाई और एक से या एक और बाई मिलेगा तो उससे बेटा हो जाएगा। तो लिंग निर्धारण तो ये पुरुष करता है, तो यहाँ से हो जाएगा पुरुष। पूछता पुरुष में कौन सा पाया जाता है, तो एंड्रोजन पाया जाता है, और महिला में कौन सी पाई जाती है, तो एस्ट्रोजन पाई जाती है। महिला में पाई जाती है एस्ट्रोजन, और पुरुष में पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन। ये भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठक होता है, तो मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठक होता है, तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होता है। टोटल 4 कोष्ठक होता है। कौन कौन होता है वो मैं भी लिख देता हूं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, और होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कोष्ठक होते हैं। मतलब जिस प्रकार घर में रूम होता है 4, 5, 6, 7, उसी प्रकार हमारा हृदय भी एक गुफा के समान है, और इस गुफा में भी 4 प्रकार के कोष्ठक होता है, वो पूछ रहा है। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो हम लोगों के शरीर में जो है, मानव हृदय में जो है कितना कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इसे भी नोट कर लेना है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। हृदय के संबंधित क्वेश्चन पूछता है पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर संबंधित है हृदय को, और ऐसे नोड को बोला जाता है पेसमेकर। इसे भी नोट कर लेना है। ए नोड को बोला जाता है पेसमेकर, और पेसमेकर संबंधित है हृदय से। अभी से क्वेश्चन आया कि मनुष्य के हृदय कितना बार धड़कता है, तो वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ये सभी क्वेश्चन करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, बता चुका हूं ऑलरेडी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा, ये भी बता चुका हूं। सबसे बड़ा अंग का है तब त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि का है तो लीवर यकृत होगा। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका हमारा जो है, कोशिका से क्वेश्चन आ गया तो कोशिका के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ी कोशिका हमारा जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र के मतलब वो पूरे शरीर के ऊपर वाला चमड़ी आप नोच करके हटा लीजिए, वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कोशिका से क्वेश्चन आता है, कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसे भी नोट कर लेना है। कोशिका के खोज कौन चीज से हुआ था, कॉर्क से खोज हुआ है। कोशिका की खोज कॉर्क से हुआ है, इसे भी याद कर लेना है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर कॉर्क ने है जी किसकी खोज किया था। पूछता कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत से यदि जब क्वेश्चन आ जाएगा, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। इसे भी नोट कर लेना है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह भी कम इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। टोटल एमिनो अम्ल जो होता है, एमिनो एसिड टोटल जो होता है हम लोगों के शरीर में या मानव शरीर में, आपका भी शरीर में, किसी का भी शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड होता है। इसमें जो होता है 10 एमिनो एसिड जो है फायदा के लिए होता है, और 10 एमिनो एसिड जो है हम लोगों के शरीर को नुकसान के लिए होता है। तो टोटल के टोटल एमिनो एसिड तो हुआ 20 ही, लेकिन 10 फायदे के लिए और शरीर के वृद्धि में मदद करता है, और 10 हमारा जो है कोई काम का नहीं या फिर नुकसान के लिए हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो प्रतिदिन मूत्र हम लोगों के शरीर में 1 से 1.5 लीटर बनता है। 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र हम लोगों के शरीर में प्रतिदिन बनता है। पूछता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मूत्र से क्वेश्चन आता है, मूत्र से कि मानव मूत्र में, हम मानव मूत्र की बात कर रहे हैं, मानव मूत्र में
मानव मूत्र में जो है टोटल पहले बनता कितना, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर औसतन, ये सब आंकड़ा होता, थोड़े ये जो 2 साल का बच्चा है वो 1.5 लीटर पेशाब कर देगा, नहीं, औसतन वयस्क मनुष्य के आधार पर ये सब चीज निकाला जाता है। तो ये इसे भी ध्यान रखना, औसतन पूछेगा तो 1 से 1.5 लीटर होता है। अब मूत्र से क्वेश्चन आता है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण दिखता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला रंग यूरोक्रोम के कारण दिखता है, यूरोक्रोम के कारण दिखता है। पूछता है मूत्र का गंध किसके कारण देता है? मूत्र जो है पेशाब करने के बाद दुर्गंध देता है, तो वो होता है यूरिया के कारण, यूरिया के कारण, यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया कितना परसेंट पाई जाती है तो मैं पहले बता देता हूँ। मानव मूत्र में तो 96% तो पानी ही होता है, 96% हमारा जो है जल होता है, 2% ही यूरिया होती है। यूरिया कितनी होती है? तो यूरिया हमारा जो है 2% होता है, यूरिया 2% होता है, और 2% में अन्य पदार्थ होता है, 2% में अन्य पदार्थ होता है। तो 2% यूरिया के कारण जो है हम लोगों का मूत्र जो है दुर्गंध देता है। मूत्र से संबंधित इससे क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछ सकता मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 होता है, मूत्र का पीएच मान भी होता है, इसे भी नोट कर लेना है। तो इन सारे मूत्र से संबंधित क्वेश्चन बनता है। मूत्र मानव मूत्र में 6.0 पीएच मान हो गया, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। पीला रंग यूरोक्रोम के कारण गंध देता है, यूरिया के कारण 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है, और 2% अन्य पदार्थ पाई जाती है। इस सभी के सभी क्वेश्चन जो है पढ़ने लायक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 हो गया, तो बता चुका हूं। पीला रंग यूरिया के कारण होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर के टेम्परेचर से क्वेश्चन आ गया। तो शरीर के टेम्परेचर हमारा 2-3 तरह से पूछेगा। यदि जब डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, पहले मैं टेम्परेचर के मान बताता हूँ। तापमान को कौन कौन चीज में नाप सकते हैं आप? तो तापमान को आप केल्विन में भी माप सकते हैं, केल्विन में। तापमान का जो है ऐसा मात्र केल्विन ही होता है, केल्विन को ही डिग्री के बोला जाता है। आप इसे सेल्सियस में भी माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं। आप इसे फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, आप इसे जो है क्यूरी में भी माप सकते हैं। बहुत सारे जो है तापमान का मापक होता है, तो बहुत सारे तापमान का मापक होता है। तो यहाँ पर जो है 3 तरह से भी पूछ सकता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। पूछ देगा यदि जब शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो होता है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना टेम्परेचर हर बार एक नॉर्मल मनुष्य को 9.8 हो जाए, 7 हो जाए, चलेगा वो सब, लेकिन ये नहीं हिलेगा यहाँ से। 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सामान्य तापमान होता है। लेकिन इसी को आपको पूछ देगा डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में यदि जब ऑप्शन रहेगा तो रट के जाना है, 37 डिग्री मार देना, ये होता है डिग्री सेल्सियस में। और केल्विन में आ जाए क्वेश्चन, तो केल्विन में आ जाएगा आपका 310। केल्विन में पूछ देगा तो 310 केल्विन जो है हमारे शरीर का तापमान होता है, 310 केल्विन होता है। तो डॉक्टर कौन चीज में मापता है? यदि जब आप थर्मामीटर से डॉक्टर से नापाने जाइएगा तो हाँ आपको बताएगा 98 डिग्री, बुखार 99 डिग्री, 100 डिग्री, तो वो हमारा फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टर जो नापते हैं वो हमारा फ़ारेनहाइट होता है। इसका एक फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस के। डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस जो है के नहीं होता, प्लस 32 होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। ये फार्मूला जो है बहुत फेमस है। और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। आप इसके सहायता से भी कितना भी तापमान रहे आप इसे बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। आप इन दोनों फार्मूला के साथ कोई भी डिग्री और सेल्सियस में यदि जब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है मैथ या साइंस में भी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मान बताए, कुछ भी पूछ सकता है, आप उन दोनों फार्मूला की सहायता से आसानी से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी हमारा पैर में होता है, फीमर नामक हड्डी जांग में होता है, और कान में स्टेपीज नामक हड्डी पाई जाती है। दांत और हड्डियां की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, यहाँ दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। दांत के लिए अलग होता है और हड्डियां के लिए अलग होता है। दांत और हड्डियां, दांत के लिए हमारा जो है कैल्शियम होता है,
दांत के लिए हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम दांत हमारा जो है कैल्शियम धातु का बना होता है। इसके परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु भार जो है 40 हो जाएगा। यह अभी धातु है। हमारा हड्डियां जो है फास्फोरस की होती है, फास्फोरस की बनी होती है और फास्फोरस के जो है पर P15 होता है परमाणु भार, इसका परमाणु संख्या 15 होता है। तो हड्डी कहेगा तो फास्फोरस और दांत कहेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस, मतलब मिला जुला भी रह सकता है दोनों, लेकिन दांत जो है मूल रूप से कैल्शियम का बना होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौची से होता है, तो ऊतक से संबंधित क्वेश्चन से ऊतक कोशिका के समूह को क्वेश्चन पूछता है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिका के समूह को ग्रुप ऑफ सेल हम लोग इसे बोलेंगे ऊतक बोलते हैं। टिश्यू इसे बोला जाता है अंग्रेजी में, कभी कभी ये नाम भी बदल सकता है टिश्यू। कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। और ऊतक जो है, ऊतक का निर्माण कौन चीज से होता है, तो इसका निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से हमारा जो है ऊतक का निर्माण होता है। और पूछेगा कि ऊतक से और संबंधित क्वेश्चन नहीं आता। जाइलम और फ्लोएम संयोजी ऊतक, रक्त की सब आ सकता है। रक्त हमारा क्या है, एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। मनुष्य के श्वसन दर कितना होता है, तो श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन, तो मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन पहले बता देता हूं। मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, एक होता है मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमारा जो है सेरिब्रम पाया जाता है, जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। मस्तिष्क से सेरिब्रम पाया जाता है, जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र हम लोग किसे बोलेंगे, तो हम लोग मस्तिष्क के बोलेंगे, बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलेंगे। और क्वेश्चन पूछता है, मस्तिष्क का वजन पुरुषों में ज्यादा होता है, पुरुषों में अधिक होता है मस्तिष्क का वजन और अधिक होता है, और महिलाओं में वजन जो इसकी कम होती है, और महिलाओं में वजन इसकी जो है कम होती है। ये क्वेश्चन में पूछता है। महिलाओं, पुरुष में मस्तिष्क ज्यादा होती है, महिला में तो वो महिला में होती है। तो कितना से कितना तक होती है, 1350 से समथिंग 1400 ग्राम तक, इतना ग्राम होता है, याद रख लेना है। 1350 से 1400 के बीच पाया जाता है मस्तिष्क का वजन होता है। लेकिन महिलाओं में जो है 1300 से हल्का कम भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। लेकिन इसमें औसतन दिया हुआ है, मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ी भाग है उसे प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम हम लोग कहेंगे। वृक्क के किडनी का वजन, किडनी से क्वेश्चन आता है। किडनी आप ज्यादा सुनते होंगे, लेकिन इसी को दे देगा वृक्क में। वृक्क क्या होता है, तो ये उजरपंथी का डर हो सकता है। वृक्क को ही हम लोग किडनी बोलते हैं। और किडनी जो है 2 होता है, हम लोगों के शरीर में 2 होता है, लेकिन जोड़ी की बात करें कितना जोड़ी में होता है, तो वो होता है हमारे शरीर में 1 जोड़ी। 1 जोड़ी हम लोगों के शरीर में किडनी पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है, तो आकार होता है सेम के बीज की तरह। आकार होता है सेम के बीज की तरह होता है, सेम के बीज की तरह। इसका काम क्या है, इसका काम है उत्सर्जन करना। इसका काम है उत्सर्जन करना और ब्लड को जो फ्रेश करना भी इसका काम हो जाता है। तो किडनी यदि जब एक खराब हो जाए तो इसे हम डबल किडनी पे काम कर सकते हैं। दोनों खराब हो जाए फिर भी यदि हड़बड़ाने की उतना बात नहीं है। दोनों खराब होने से क्या मर नहीं जाएगा, दोनों यदि जब खराब हो जाएगा तो हम लोग इसे जो है डायलिसिस, एक मशीन आता है डायलिसिस, पूछता है डायलिसिस मशीन किससे संबंधित है, तो डायलिसिस मशीन भी किडनी से संबंधित है। और दोनों वृक्क मनुष्य का किसी न कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे जो है डायलिसिस मशीन के द्वारा लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है
वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी नेफ्रॉन कहते हैं। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त दो प्रकार का होता है। पहले हम रक्त बता देते हैं, ब्लड से संबंधित। ब्लड से संबंधित क्वेश्चन आता है कि रक्त हमारा कैसा उत्तक है? तो रक्त हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त हमारा जो है तरल संयोजी उत्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरल संयोजी उत्तक है और यह चतुर्थ अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा जो है, रक्त में उपस्थित प्लाज्मा जो है चतुर्थ अवस्था पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है। रक्त दो प्रकार के होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है रेड ब्लड कॉर्पुलस और एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस। इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है और इसका जीवन काल 1 से 4 दिन के बीच या 2 से 4 दिन के बीच लगभग होता है। इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ये तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अंग्रेजी में बात करें तो बोन मैरो में होता है। 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसमें पाया जाता है आपका लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट पाया जाता है और आरबीसी में आपका पाया जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपका पाया जाएगा आरबीसी में और लिम्फोसाइट पाया जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी में। लिम्फोसाइट आपका डब्ल्यूबीसी में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? अभी बता चुके हैं 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण में ल्यूकोसाइट पाया जाता है, लाल रक्त कण में एरिथ्रोसाइट। सॉरी, ल्यूकोसाइट पाया जाता है में एरिथ्रोसाइट, ये उल्टा थोड़ा दिया हुआ। श्वेत रक्त कण में ल्यूकोसाइट नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन को हमको डाउट देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 45 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में टेम्परेचर जो हम लोगों का होता है 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, तो ताप को नियंत्रित कौन से ग्लैंड करता? तो वो है हमारा हाइपोथाइलेमस। हाइपोथाइलेमस ग्रंथि जो है, हाइपोथाइलेमस ग्रंथि जो हम लोगों के शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ब्लड ग्रुप से आता है, ब्लड दूसर हुआ और ब्लड ग्रुप दूसर हुआ। ब्लड तो हुआ हम लोगों का दो प्रकार के, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, लेकिन यहाँ ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप कितना होता है? तो ब्लड ग्रुप हमारा जो 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ और ए बी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। एरे में निगेटिव पॉजिटिव सबका होता है। तो पूछेगा सर्वदाता, सर्वदाता कौन है? तो सबका सर्वदाता मतलब जिस व्यक्ति के पास ओ ग्रुप है वह दुनिया के कोई भी आदमी को खून दे सकता है। तो सर्वदाता ग्रुप कौन है? तो वो है ओ। और सर्वग्राही कौन है? तो ये है सर्वग्राही, यह ए है। यह केवल जो है ए बी को ही दे सकती है ब्लड, लेकिन बाकी किसी को नहीं दे सकता। तो सर्वग्राही कहे तो ए बी हो जाएगा, सर्वदाता बोले तो ओ हो जाएगा। ये 4 ग्रुप है ब्लड के, ए बी और ओ। ए बी ओ होता, 4 ग्रुप होता और सर्वदाता हो जाएगा आपका ओ और सर्वग्राही हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है? तो रक्तचाप को हम लोग बोलते हैं बीपी। एरे बोलते हैं हम लोग बीपी। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को हम लोग बीपी बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप जो है कौन से यंत्र से मापा जाता है? जिसे जो है दबा करके हाथ में लगा करके मापा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर ब्लड ग्रुप की माप जो है स्फिग्मोमाइनोमीटर से होता है, याद रखना। ब्लड बैंक कहलाता है, पूछेगा ब्लड का बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक हम लोगों का प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। ये सभी का सभी साइंस का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में ये सब पूछा गया है। प्लीहा को बोला जाता है, उसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं, वो भी बता चुका है इसमें। उसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं। ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि कौन है? आपातकालीन, इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन
कालीन ग्रंथि। आपको बहुत सारे ग्रंथि आज के क्वेश्चन में आ चुका, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी प्रकार से ये सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। तो ये है आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि। तो ये है आपका एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग जो है आपातकालीन ग्रंथि कहेंगे, रट जाना है क्वेश्चन। एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होता है, सांस हम लोग सबसे कम कब लेते हैं? श्वसन दर कम कब होता है? मतलब 16 से 18 बार तो होता ही है, लेकिन नींद के दौरान यह कम होता है। नींद जब आदमी सोया रहता है तो बहुत उस कम तो नहीं, उससे कम सांस लेता है, बहुत कम सांस लेता है जागे के दौरान। तो श्वसन दर सबसे कम होता है नींद के समय, जब आदमी सोया रहता है। जागता तो 16 से 18 बार औसतन लेता है, हो सकता है जब नींद पड़ जाए तो 14 बार लेता होगा, 12 बार लेता होगा, क्योंकि नींद में उतना काम शरीर का नहीं रहता, इसके कारण श्वसन दर कभी कम रहता है। और अधिक कब होता है? तो अधिक या तो आदमी क्रोध में रहता है या फिर जो है रनिंग करते हैं। हम लोग रनिंग करते तो रनिंग के दौरान भी हम लोगों का जो है श्वसन दर बढ़ जाता है, लेकिन सबसे कम कब होता है? तो वो नींद के दौरान होता है। ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला एक क्वेश्चन। अगला टॉपिक से क्वेश्चन आया, ये बायोलॉजी का टॉपिक था और ये टॉपिक जो हमारा समाप्त हो चुका मानव बॉडी का। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया है, जिससे मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट भी गया है, कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गया। सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? शरीर नहीं, यहाँ से क्वेश्चन छूटा। हाँ, सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो हमारा जबड़े की होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, कठोर तत्व शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व हमारा एनामील है, एनामील। और कौन से एनामील? तो हम लोगों के जो दांत में पाया जाता है, दांत में, जिसमें दांत हम लोग का चबा होता है, उससे हम लोग एनामील बोलेंगे, और यह सबसे कठोर होता है। तो सबसे कठोर हमारा कौन होता है? दांत में पाया जाने वाला एनामील। दांत कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, रत्नक, चबर्णक, अग्र चबर्णक, कर्तनक। किसी प्रकार से दांत कितने प्रकार का होता है? दांत हमारा जो है 4 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। और सबसे कठोर होता है एनामील। पूछता है स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर चाप तो 120/80, ऑप्शन में रहेगा 80/120, लेकिन इसको नहीं मारना है। कौन होता है 120/80? 120/80 हम लोगों का जो है बीपी का जो है सिस्टोलिक दाब होता है, 120/80। पूछता मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में किसकी कितनी मात्रा होता है? मानव शरीर में जल जो हम लोगों का लगभग 65% होता है, लगभग 65% हम लोगों का जल होता है। 65, 70, 80 जो भी रहे, 65 से 80% जल होता है। पूछता है मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार के कितना होता है? तो 7% हमारा जो है 7% पाया जाता है ब्लड। 7% हम लोगों का ब्लड है, मतलब कोई 100 kg का व्यक्ति है तो उसमें 7 किलो खून होगा। तो आप अपने से अपने शरीर के अंदर ब्लड का अंदाजा लगा लीजिए कि आपका कितना वजन है, तो आपका कितना परसेंट 7% निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति 70 kg का है तो उसमें ब्लड कितना हो जाएगा? तो 7% निकाल लेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य 49/10 4.9, यानी कि 5 लीटर से कम जो उसमें जो है ब्लड पाया जाएगा। किस प्रकार आप जो है निकाल सकते हैं, लगभग 7% रक्त पाया जाता है भार का। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे भी रट लेना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह कैसे है? तो क्षारीय प्रकृति के होते। ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। अगला टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पर सौर मंडल से। अगला टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक, हमारा सौर मंडल। टॉपिक बाय टॉपिक सभी टॉपिक को हम लोग जो है पढ़ते जाएंगे इसी चैनल पे, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में, और इसी प्रकार रिवीजन के साथ भी। पूछता सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन है? तो भारी ग्रह कौन है? तो भारी ग्रह हमारा जो है, भारी ग्रह बृहस्पति है। भारी ग्रह बृहस्पति है। तो भारी है तो इसका मतलब आकार भी सबसे होगा अधिक। तो भारी ग्रह हमारा जो है अंग्रेजी में इसे जुपिटर बोला जाता है और हिंदी में इसे बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति। और बृहस्पति से क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति ग्रह है। और क्वेश्चन आता है इससे बृहस्पति ग्रह से, किसकी उपग्रहों की संख्या फिलहाल में शनि सबसे अधिक है। शनि के बाद दूसरे नंबर पे किसका स्थान है, तो बृहस्पति का। बृहस्पति के पास चांद सबसे अधिक है। अभी फिलहाल में शनि हो गया है, हाल ही में 1-2 साल पहले की बात है, लेकिन बृहस्पति जो है उससे पहले बहुत दिन तक बृहस्पति था। बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह है गैनामीड। गैनामीड जो है इसका प्रमुख उपग्रह, जैसे हम लोग के पृथ्वी का चांद है उसी प्रकार से पृथ्वी का बृहस्पति का गैनामीड है। पूछता क्वेश्चन कि सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध पाया जाता है। बुध को हम लोग अंग्रेजी में मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी, दोनों नाम याद रखना, ये चलते इंपोर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शन में मरकरी आ जाएगा तो आप जो उसको बहुत तकलीफ होगा बनाने में, और कहीं इजी क्वेश्चन छूट जाला के बाद और जो है ज्यादा तकलीफ होगा। उसी चलते छोटा छोटा नाम हम लोगों को इसका अंग्रेजी याद कर लेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। पूछता बुध पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में लगा लेता है, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। 88 दिन में जो है बुध जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो सूर्य का चक्कर ये जो बुध जो है 88 दिन में पूरे एक चक्कर लगा लेता है। और हमारा पृथ्वी कितना दिन में लगाता है, तो हमारा पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा लगभग 365 दिन लगभग जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसका मतलब बुध ग्रह सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। ये सभी का सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे। उसका पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के निकट ग्रह जो है पृथ्वी के निकटता के क्रम की बात की जाए, पृथ्वी के निकट सबसे जो है शुक्र है। पृथ्वी के निकट सबसे शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट है, और इसे हम लोग वेनस भी बोलते हैं। सबसे निकट ग्रह है। शुक्र के बाद हमारा आएगा मंगल, आएगा मंगल के बाद आ जाता है बुध, आ जाएगा मंगल के बाद हो जाएगा बुध हो जाता है। इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। मंगल के बाद बुध। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। शुक्र से क्वेश्चन आता है भोर एवं शाम के तारा, वो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, शायद आगे क्वेश्चन आएगा भी। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी हमें शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन है, तो ठंडा ग्रह जो ये ज्यादा दूर में रहेगा वो ज्यादा ठंडा होगा। जितना सूर्य से जितना दूर में रहेगा उतना ठंडा होगा। और सबसे दूर हमारा वरुण ग्रह है, तो सबसे ठंडा ग्रह भी हमारा कौन होगा, वरुण होगा। उसके बाद अरुण होगा। उसी तरह क्रम में जो है घटते रह जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक उपग्रह हमारा अब शनि हो चुका है। सबसे अधिक उपग्रह कौन है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह हमारा जो है शनि हो गया है। शनि, और शनि के चारों ओर छल्ला भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। शनि को अंग्रेजी में बोला जाता है, शनि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेनस। शनि को अंग्रेजी में नाम भी याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा थोड़ी देर। शनि अस्टर्न बोला जाता है, STAURN, अस्टर्न बोला जाता है। शनि को अंग्रेजी में अस्टर्न बोला जाता है, और सबसे ज्यादा चांद इसके पास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो बुध एवं उपग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई चांद नहीं है। बुध और शुक्र, ये दोनों नाम रट लेना है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। पूछता लाल तथा हरा ग्रह, लाल ग्रह आपका मंगल हो जाएगा, हरा नहीं नीला होता है, तो लाल ग्रह आपका मंगल हो जाएगा। और नीला ग्रह है आपका जो है, नीला ग्रह हो जाएगा आपका जो है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा कैसा ग्रह है, तो नीला ग्रह है। ये क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह बृहस्पति को, और हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। हरा ग्रह बोलते हैं अरुण को। पूरे ग्रह का पहले मैं रंग लिख देता हूँ। पीला ग्रह बोला जाता है जुपिटर को, इसको अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस बोलते। पीला ग्रह बोला जाता है बृहस्पति को। लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, लाल ग्रह हम लोग बोलेंगे मंगल को। और नीला ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। इन सब ग्रह के रंग से जो है याद कर लेना है। लाल ग्रह मंगल को, और हरा ग्रह बोला जाता है अरुण को। अगला भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी के बहिन,
पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह, इन सब नाम किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं भाग्नि भी बोलते हैं, भाग्नि, भाग्नि भी बोलते हैं, शाम या भोर का तारा भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, शाम या भोर का तारा भी बोला जाता है, चमकीला तारा भी बोला जाता है, चमकीला तारा भी बोला जाता है। और इसे जो बोला जाता है वो है पृथ्वी के बहिन भी बोला जाता है, पृथ्वी के बहिन। और पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इन सब नाम जो है शुक्र ग्रह को ही, वेनस ग्रह को ही जाता है, इन सब श्रेय वेनस को ही जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? मतलब दिन में इसका तापमान कितना होता है और रात में कितना होता है? तो दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जितना में जल जो है भाप बन के उड़ जाएगा, हम लोग भी भाप बन के उड़ सकते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान जो है रात्रि में हो जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस रात्रि में, और दिन में तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद रख लेना है। दिन में चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान 180 और 100 होता है, 180 और 100 होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे, चंद्रमा पे रात्रि का तापमान, इसमें डाउट है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। रात्रि में 180 नहीं होता होगा, नहीं, माइनस में या तो होता होगा नहीं तो कुछ और होता होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गायनीमेड है, वो अभी बता चुके हैं। जो गायनीमेड किसका उपग्रह? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करें, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह हमारा जो है डीमोस है, डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है, मंगल का। एक और मंगल का उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस। फोबोस और डीमोस बहुत इंपोर्टेंट उपग्रह है। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? तो यह उपग्रह है आपके मंगल का। फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि का वर्तमान समय में शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, और इसके उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। टाइटन उपग्रह जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें टोटल के टोटल 7 छल्ला पाया जाता है, 7 वलय पाया जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना। शनि में टोटल के टोटल 7 वलय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह हमारा जो है बुध हो जाएगा, 88 दिन में होगा। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? जो दूर रहेगा वो सबसे अधिक लगाएगा, और वो है हमारा वरुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो वो हो जाएगा साइरस। चमकीला तारा की बात करें, चमकीला तारा, चमकीला तारा हो जाएगा हम लोगों का साइरस हो जाएगा, साइरस। इसका एक और अंग्रेजी नाम है जिसका नाम सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, डॉग स्टार इसको बोला जाता है। डॉग स्टार या चमकीला तारा हम लोग जो है साइरस को बोलेंगे। पृथ्वी पूछता है आगे क्वेश्चन, पूछता क्वेश्चन, सौर दिवस की अवधि है। सौर दिवस की अवधि मतलब, सौर दिवस की अवधि मतलब हुआ कि सूर्य जो है, सूर्य को कितने दिन में जो है कितने घंटा में चक्कर लगा लेता है अर्थ हमारा, इसको बोलते हैं सौर दिवस। तो सौर दिवस कितने घंटा का होता है? तो ये होता है 24 आवर का, 24 घंटा का हमारा जो है सौर दिवस होता है, 24 घंटा के सौर दिवस होता है। क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? जैसे सूर्य हुआ, और सूर्य के इसको केंद्र बोलते हैं और इसको बोलते हैं सतह, परिधि को हम लोग सतह बोलेंगे। तो सतह का तापमान जो है अधिक होता है, और सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको कोर भी बोलते हैं या फिर कोरोना भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ चुका था कि सूर्य कोरोना, कोरोनोग्राफी से क्वेश्चन आया था, सूर्य में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो सूर्य में भी कोरोना पाया जाता है और उसे बाहरी सतह को बोलते हैं, और उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और कोर का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। रट लेना है ये सब के क्वेश्चन। सूर्य से जब क्वेश्चन आ गया तो इसमें बना ही देते हैं। इसमें
हाइड्रोजन गैस का भरमार है जो हाइड्रोजन मिल करके नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी क्रिया पाया जाता, तो ये नाभिकीय संलयन पाया जाता। और हाइड्रोजन बम भी जो अभी बना करके रखा हुआ है पृथ्वी पर कुछ देश, वो हाइड्रोजन बम भी इसी अभिक्रिया पर काम करता है। कौन अभिक्रिया पे, तो नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन पे हमारा जो हाइड्रोजन बम भी बना हुआ होता है। सूर्य में भी कौन सी प्रक्रिया पाया जाता है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना सेकंड में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड रट जाना है क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। और ये इसकी रफ्तार कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लाख में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 लाख किलोमीटर न हो जाएगा, हाँ 30 लाख किलोमीटर प्रति, 30 लाख हो 30 पर 5 शून्य हो जाएगा, नहीं 3 लाख होगा, 3 लाख ही होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो चंद्रमा से क्यों पीछे रहेगा, चंद्रमा का तापमान पृथ्वी पे कितना पहुंचता है, प्रकाश कोई भी हो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह इतना ही चाल से आएगी। लेकिन चंद्रमा पर वाला प्रकाश जो है 1 मिनट 3 सेकंड में ही चली आती है, 1 मिनट 3 सेकंड में चली आती है। इससे आप चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के दूरी का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूरी का जो है डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो हो तो सेम ही होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है, तो सूर्य में बात करें तो सूर्य में हम लोगों का 74% पाया जाता है हाइड्रोजन, 74% पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले तो इसका संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी H। लेकिन इसी हाइड्रोजन और इसमें 25% लगभग जो है 25% हीलियम पाया जाती है, आधा % कोई और भी तत्व पाया जाता होगा। लेकिन ढेर सारा हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के तहत यह जो है ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या, तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव कितना है, तो यह 23.5 डिग्री अक्षांश से धुरी पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अक्षांश से अपने धुरी पर झुकी हुई है। धुरी पर पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, ये याद रख लेना है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन कैसे करता है, तो अक्ष पर घूर्णन जो है पश्चिम से पूरब करता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। 2 गो ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, एक शुक्र और एक पृथ्वी, और एक अरुण ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। बाकी सब ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला, सबसे बड़ा तारा कौन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो तारामंडल भारत में एकमात्र तारामंडल है, तारामंडल जो महाराष्ट्र में है, तारामंडल। तारामंडल से क्वेश्चन आता है, सब दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटोर्स। दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो ये सेंटोर्स हो जाएगा। और आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो आकाश गंगा की आकृति आपके स्पाइरल है, स्पाइरल। आकाश गंगा की आकृति आपके जो है स्पाइरल, मतलब इस शेप में जो है पूरे के पूरे घूम रहा है, ग्रह तारा सभी के सभी घूम रहा है। तो आकाश गंगा की आकृति हमारा स्पाइरल हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो हमारा जो है सेंटोर्स तारामंडल हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन है, प्रकाश मंडल होगा, जहां प्रकाश निकालती है वह जो है सबसे चमकीला सतह होगा। तो सूर्य का सबसे बड़ा चमकीला सतह जो है प्रकाश मंडल होगा। सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं, ऑलरेडी यह भी बता चुके हैं। कहता क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, तो टोटल के टोटल जो है 89 तारामंडल है, टोटल के टोटल 89 तारामंडल है। अब संख्या से क्वेश्चन आ जाए तो क्यों ना इस पे बात कर लिया जाए। तारा के 89 तारामंडल है। ग्रह की बात करें तो पहले ग्रहों की संख्या 9 था, ग्रहों की संख्या 9 था। और हम लोगों के पूजा पाठ में भी कहा जाता है नवग्रह का लकड़ी, मतलब हमारे शास्त्र में भी इन सब ग्रहों का जिक्र था। और ग्रह की संख्या टोटल के टोटल 9 था। लेकिन फिलहाल ने वैज्ञानिक ने प्लूटो को हटा दिया और इसकी संख्या 9 से घट करके जो है 9 से घट करके
8 हो गई है, जिसमें प्लूटो को हटा करके इसका कोई मोबाइल नंबर की तरह नाम दे दिया गया है। वो नाम भी आप लोग गूगल से करके लिख लेंगे, मुझे याद नहीं है। मोबाइल नंबर की तरह उसका 1225 करके नाम दे दिया है, यानी कि प्लूटो हमारा अभी ग्रह नहीं रहा है। कि प्लूटो हमारा ग्रह नहीं रहा, तो ग्रह की संख्या टोटल के टोटल 9 है। और तारामंडल की संख्या की बात करें तो टोटल तारामंडल की संख्या 89 है। और एक तारामंडल में लगभग 10 के पावर 11, एक तारामंडल में लगभग 10 के पावर 11 आकाश गंगा है। आकाश गंगा है, आकाश गंगा। और एक आकाश गंगा में लगभग 10 के पावर 11 तारा है। एक आकाश गंगा में लगभग 10 के पावर 11 तारा है। और ये सोच सकते कितना बड़ा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अनंत है। इसके बारे में बहुत जानना जो है, जानिएगा इसके बारे में तो बहुत बहुत यकीन लगेगा कि हम कुछ नहीं अंतरिक्ष के सामने, ये सब बात का टॉपिक है। अगले क्वेश्चन है, नवासी तारामंडल है। पूछता क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? जो तारा विस्फोट होता है, जो तारा विस्फोट होता है, इसे अभिनव नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो इसको बोला जाता है अभिनव तारा। विस्फोटित तारा को बोला जाता है अभिनव तारा, इसे याद कर लेना है। विस्फोटित तारा को अभिनव तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण ग्रह पे, अरुण ग्रह पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। अरुण ग्रह पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। ये क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बहुत क्वेश्चन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी हिंदी में ही लिख देता हूं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, समुद्र की चर्चा हो रही है। तो ट्रैंक्विलिटी का समुद्र कहाँ है? तो ये समुद्र हमारा जो है चांद पे पाया जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये चांद पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य होगा, लेकिन सूर्य का निकटतम तारा हम लोगों का प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। यदि जब क्वेश्चन पूछे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन है, तो भी हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सूर्य से बाहर नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निकट तारे को प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 4.5 वर्ष लगता है। 4 वर्ष नहीं, 4.2 वर्ष। निकट तारा कौन हुआ? तो निकट तारा हमारा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि इसको प्रकाश पहुंचने में कि लग जाता है 4.5 वर्ष। 4.2 वर्ष लगभग लग जाता है, 4.5 नहीं। तो सोच सकते हैं हमारा सूर्य भी इतना दूर है, जहां तक आज तक कोई मिशन नहीं पहुंच पाया है सूर्य के पास, वहां तक से प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, बस नहीं मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। इतना कितना दूर होगा जो 4.2 बरस लग रहा है, ये सभी सोचने का विषय है। क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह स्थित है बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच इसमें बता रहा है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हाँ मंगल और बृहस्पति के बीच हमारा जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैली नामक पुच्छल तारा ये देखता है 76 वर्ष के बाद। हैली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद पूछ की तरह यह दिखाई देगा, और यह अगली बार 2062 ईस्वी में हम लोगों को दिखाई देगा। 2062 ईस्वी में हैली नामक पुच्छल तारा भी हम लोगों को दिखाई देने वाला है। ये भी अंतरिक्ष का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण हुआ, ग्रहण से क्वेश्चन आता है, ग्रहण, चंद्र ग्रहण आप ऐसे रट सकते, चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण आ जाएगा तो सूर्य तो किसी के बीच आएगा नहीं। सूर्य जब किसी के बीच आ जाएगा तो उसको तो खड़े निकल जाएगा, तो सूर्य आता जाता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठा लेना है। तो मेन हो गया, एक हो गए सूर्य और एक हो जाएगा हमारा पृथ्वी, एक हो जाएगा पृथ्वी और एक हो जाएगा चांद, एक हो जाएगा चांद। 3 गो है, तीनों गो है कि, लेकिन ये फिक्स है कि ये दोनों ये अपने जगह से नहीं हिलेगा। यानी जब सूर्य ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो पृथ्वी आ जाएगी और चांद ग्रहण लगेगा। तो इसमें बोला चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब चांद और सूर्य के बीच, जब चांद और सूर्य के बीच हमारा जो है पृथ्वी आ जाए। जब चांद और सूर्य के बीच चंद्र ग्रहण रहेगा तो पृथ्वी आ जाएगा, रट जाना है। चंद्र ग्रहण रहेगा तो बीच में पृथ्वी आ जाएगी, और सूर्य ग्रहण रहेगा तो बीच में चांद आ जाएगा। और सूर्य ग्रहण रहेगा,
सूर्य ग्रहण रहेगा तो सूर्य ग्रहण रहेगा तो बीच में हमारा जो है चांद आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण रहेगा तो चांद आएगा और चंद्र ग्रहण रहेगा तो पृथ्वी आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि चंद्र ग्रहण है तो पृथ्वी आएगा और पृथ्वी कोई ग्रहण होता है। पृथ्वी ग्रहण ही होता है लेकिन उसे सूर्य ग्रहण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट रट लेना है, रट जाना है आप लोगों को। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ने का इसमें उतना जरूरत नहीं है, सीधे याद कर लेना है चंद्र ग्रहण है तो पृथ्वी और सूर्य ग्रहण है तो चांद होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्मी के एग्जाम कोई यूपीएससी नहीं है जो इसमें लिखना पड़ता। तारे का रंग का सूचक क्या है? तो तारे का रंग का सूचक ताप होता है। तो ये सारे के सारे सौर मंडल से क्वेश्चन हुए। अब एक और टॉपिक है, इसे मैं अगले वीडियो में लेकर